नमस्कार साथियों। मैं हूं दिनेश उपाध्याय। साथियों, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है महात्मा गांधी के सामाजिक विचारों को। उसकी पहली क्लास में हमने डिस्कस किया है महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों को। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देखिए उनको, समझिए किस प्रकार के गांधी जी के राजनीतिक विचार हैं, किस प्रकार के गांधी जी के सामाजिक विचार हैं, समाज को, राजनीति को वो किस स्तर पर ले जाने की बात करते हैं। जो हमारी राजनीति है वो गांधीवादी राजनीति कैसी है, कैसे हमारा समाज जो है गांधीवादी समाज कैसे बन सकता है, कैसे होना चाहिए गांधीवादी समाज, उस तरीके की बातें वहां पे देखने को मिलेंगी। तो आप उन वीडियोस को देखिएगा। मैं आज हम जो ये वीडियो कर रहे हैं, इस वीडियो में या इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे गांधी जी के आर्थिक विचारों को। गांधी जी के आर्थिक विचार यानी अर्थव्यवस्था को लेकर के वो क्या सोचते थे, गांधी जी के उत्पादन यानी औद्योगिकरण में क्या अलग अलग जो है विचार थे, गांधी जी किस प्रकार की जो है आर्थिक गतिविधियों को महत्व देते थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि दायरा क्या है, बहुत बड़ा होता है। गांधी जी के जो वैचारिक जो सिद्धांत है या फिर उनके अलग अलग जो दर्शन है, उनके अलग अलग जो सिद्धांत है, विचार है, वो हर एक आयाम में कोई ना कोई स्तर पे उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। और प्रश्न कहीं ना कहीं इन सभी दायरों से पूछे जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे उनके आर्थिक विचारों को भी यहाँ पे रखा है। लेकिन महत्वपूर्ण तौर पे आपको राजनीतिक विचारों को ही इम्पोर्टेंस देना है। लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि आर्थिक विचार भी कहीं राजनीतिक जो है तत्वों से जुड़ते हैं। सबसे पहले एक बात आपको पता होना चाहिए, गांधी जी के जो आर्थिक विचार है वो किस तरीके से हैं। गांधी जी के जो आर्थिक विचार है उनमें कुछ खास बातें आपको मिलेंगी देखने को। सबसे पहला है, आर्थिक विचारों में अर्थव्यवस्था कैसी होना चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार अर्थव्यवस्था कैसी होना चाहिए, इसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। दूसरी बात आती है गांधी जी की कि अलग अलग जो आर्थिक गतिविधियां हैं, अर्थव्यवस्था की जो विचारधारा है, अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति है। पहले हम देखेंगे गांधी जी के अनुसार अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या होती है, फिर जो अलग अलग आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनकी गतिविधियों में, उन गतिविधियों में उन गतिविधियों का हमें क्या उनका नेचर देखने को मिलता है, उन गतिविधियों का स्वरूप क्या होगा। ठीक है, गतिविधियों का स्वरूप हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे राजनीतिक गतिविधि, ये आर्थिक गतिविधियों के बाद उत्पादन का स्वरूप। ठीक है, उत्पादन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उत्पादन का स्वरूप, इन सब बातों को हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। इनको अगर हमने समझ लिया तो गांधी जी के वास्तविक जो आर्थिक विचार है वो हम समझ पाएंगे। अर्थव्यवस्था को लेकर के ये कहते थे कि समाज जो है ना पूंजीवादी ना हो करके क्या होना चाहिए, पूंजीवादी विरोधी थे वो। पूंजीवादी विरोधी, जो आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था है, आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था, इसके विरोधी होने के बाद वो किस प्रकार के हैं, एक मानवता आधारित या मानव केंद्रित मानव केंद्रित समाजवादी है। वो कैसे हैं, मानव केंद्रित समाजवादी भी हैं। ठीक है, मानव केंद्रित समाजवादी। अच्छा, मानव केंद्रित समाजवादी है वो, लेकिन एक बात और है, वो व्यक्तिवादी भी है। क्या है वो, व्यक्तिवादी। हमने पिछली क्लास में देखो बताया था आप लोगों को, व्यक्तिवादी है। लेकिन व्यक्तिवादी का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या है, व्यक्ति के मूल्यों पर। व्यक्तिवादी का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति को उपभोक्तावादी संस्कृति की तरफ ले जाना है, व्यक्ति को उपभोक्तावादी बनाना है, उसको भौतिकवादी बनाना है, ये विचार नहीं उनके। व्यक्तिवादी होने का यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो है नैतिक होना, व्यक्ति की नैतिकता पर बल देना, व्यक्ति के सद्गुणों पर बल देना। जो नैतिक होगा व्यक्ति तो क्या होगा, वो बहुत ही अच्छा आदर्श नागरिक होगा। और ऐसे में वो मानव केंद्रित साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था की बात करेगा, मानव को केंद्र में रख करके विकास की जो है गतिविधियां अपनाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था होगी। आर्थिक गतिविधियां कैसी होनी चाहिए, आर्थिक गतिविधियां होना चाहिए जो सतत विकास वाली आधार, सतत विकास आधारित होना चाहिए, सतत विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सतत विकास कैसे होता है, आत्मनिर्भरता वाला होता है, आत्मनिर्भरता होता है, प्रकृति के संरक्षण को लेकर की बातें होती हैं, प्रकृति संरक्षण आधारित होता है, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, प्रकृति संरक्षण यानी हमें संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हमें क्या है आवश्यकता है, और संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी की क्या है हमारी इस समाज की, इस वर्ग की, इस पीढ़ी की आवश्यकताएं हैं। और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन सुरक्षित रहें। गांधी जी कहते थे ना कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो दैनिक दिनचर्या, दैनिक जो है क्या कहते हैं, हमारी जो नीड है, आवश्यकता है, ठीक है, उसको पूरी करने की जो क्षमता है वो पृथ्वी में या प्रकृति में है। लेकिन इंसान के लालच को पूरा करने की जो क्षमता है वो प्रकृति में नहीं है। ये हमने कोटेशन कई बार पढ़ा है कि इंसान की जो हर एक इच्छा है, हर एक आवश्यकता हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति पूरी कर सकती है। लेकिन जब ये इच्छाएं, जब ये आवश्यकताएं लालच में बदल जाती हैं, तो लालच को पूर्ति करने में कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी या हमारी प्रकृति कहीं ना कहीं जो है कैपेबल नहीं है, योग्य नहीं है, या फिर इसमें जो है सशक्त नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए।
तो आर्थिक गतिविधियां कैसी होनी चाहिए? सतत विकास, आत्मनिर्भरता और प्रकृति संरक्षण को केंद्र में रख करके होना चाहिए। उत्पादन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? उत्पादन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? उत्पादन का स्वरूप होना चाहिए यहाँ पे जो है गांव या कुटीर उद्योगों में उत्पादन की बात करते हैं या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो उत्पादन का जो स्वरूप है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित उत्पादन की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योगों की बात इन्होंने की है। ओवरऑल हमने गांधी जी के आर्थिक विचार समझे, लेकिन वहां पे हमें कुछ बातें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कहते हैं, उनकी कुछ बातें में स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिलती हैं। वो बिल्कुल ही पूंजीवादी व्यवस्था के कहीं ना कहीं सपोर्टर नहीं थे। हमेशा वो एडम स्मिथ और मार्क्स के जो एक्सट्रीम लेवल के विचार हैं, एडम स्मिथ हद से ज्यादा पूंजीवादी है, कार्ल मार्क्स हद से ज्यादा साम्यवादी है, हद से ज्यादा वो कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष की बात करके साम्यवाद को लाना चाहते हैं, चाहे वो यहाँ पे मानव केंद्रित हो या ना हो, इंसान की यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो या ना हो, प्रकृति की इंपॉर्टेंस हो या ना हो, यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे हद से ज्यादा धन और उत्पादन पर केंद्रित रहते हैं। तो धन और उत्पादन पर केंद्रित रखते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी नैतिकता को केंद्र में रख करके और मानव कल्याण को केंद्र में रख करके क्या कहते हैं कि हर एक चीज को हमें क्या करना चाहिए, केंद्र में नैतिकता, प्रकृति संरक्षण, मानव कल्याण को केंद्र में रखना चाहिए कि आखिर जो चीज करे रहे हैं, करी जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मानव के लिए भले के लिए है कि नहीं है। करे तो जा रहे हैं, क्या प्रकृति का नुकसान हो रहा है क्या उसमें? मत करो उसको। मानव का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, मत करो उसको। नैतिकता आधारित है क्या? नहीं है, तो मत करो उसको। ये है। अब यहाँ पे हम कहेंगे एडम स्मिथ तो कार्ल मार्क्स, धन उत्पादन को बढ़ाओ, जितना हो सके बढ़ाओ, प्रकृति बर्बाद हो रही हो, मानव कल्याण हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति आधारित जो व्यवस्था है वो बन रही है कि नहीं बन रही है, मानव केंद्रित व्यवस्था बन रही है कि नहीं बन रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं, बातें करते हैं। वो साफ कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो होता है वो नैतिक मूल्यों की अनदेखी करता है, वह अमानवीय भी है और पापपूर्ण भी है। अर्थशास्त्र क्या है? अमानवीय है, पापपूर्ण है और बहुत सारी कई सारी कुरीतियों से भरा हुआ है। ठीक है, गांधी जी यहाँ पे न्यासिता के सिद्धांत को लेकर क्या कहते हैं? अब धीरे से न्यासिता को और पढ़ते हैं। गांधी जी के हम विचार समझ गए हैं कि वो उनके विचार किस तरीके के हैं। एडम स्मिथ के खिलाफ है वो, मार्क्स के समाजवाद के खिलाफ है और एडम स्मिथ के पूंजीवाद के खिलाफ है। ना तो पूरी तरीके से पूंजीवादी है, ना पूरी तरीके से समाजवादी है, जो कि मार्क्स का है। वो अलग तरीके के समाजवादी है। कैसे है वो? मानव केंद्रित, प्रकृति केंद्रित समाजवादी है वो, एक प्रकार से संतुलित समाजवादी, समन्वित समाजवादी है। वर्ग संघर्ष, हिंसा आधारित समाजवादी नहीं है वो, भौतिकता आधारित समाजवादी नहीं है वो। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। अब हमें डिस्कस यहाँ पे क्या करना है, गांधी जी के यहाँ पे अलग अलग जो सिद्धांत है न्यासिता को लेकर के, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, न्यासिता को लेकर के वो क्या कहते हैं, इसको हम समझते हैं। अब न्यासिता होता क्या है, न्यासिता होता क्या है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, देखो जो न्यासिता होता है उसका मीनिंग क्या, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। देखो ट्रस्टीशिप मतलब क्या होता है, ट्रस्टीशिप आप लिखोगे तो ट्रस्टीशिप में जो वर्ड है ट्रस्टी, उसका मतलब क्या होता है? ट्रस्टीशिप दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है ट्रस्टी, ठीक है, जिसको मतलब बोलते हैं न्यास, ठीक है, हिंदी में कहते हैं न्यास। और दूसरा होता है यहाँ पे शिप, या फिर उसको हम एक प्रकार से बोल सकते हैं उसका एक क्या कह सकते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय टाइप का लगा हुआ है, प्रीफिक्स सफिक्स टाइप का लगा हुआ है, कि जो न्यासिता के क्षेत्र में काम करता है तो ट्रस्टीशिप कहलाएगा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था ऐसी है जो परोपकार को क्या करे, जो परोपकार को प्राथमिकता दे। ठीक है, परोपकार को प्राथमिकता दे। जो भी प्राथमिकता देने का मतलब ये होता है कि वो पहले रखता है परोपकार को। वो काम हर प्रकार के करता है, लेकिन उसका हर काम करने के पीछे जो उद्देश्य होता है, उसका जो लक्ष्य होता है, वो होता है परोपकार करना। ठीक है, जैसे एक उद्योगपति, उदाहरण के तौर पे आप समझो उद्योगपति, हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का कोई मालिक है, उद्योगपति है। तो उद्योगपति, बिजनेसमैन जो है वो अपनी संपत्ति को या फिर उद्योग को लगा रहे हैं, उद्योग को लगाया। ठीक है, अब उद्योग को लगाने के बाद वो क्या करते हैं, उससे क्या कमाते हैं? कमाई करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, कमाई करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। तो मुनाफा कमाने के बाद वो उस पैसे का यूज कैसे करेंगे? पैसे का यूज करने की प्रक्रिया को ही हम यहाँ पे ट्रस्टीशिप में कन्वर्ट करेंगे, कहलाएंगे या कहेंगे। ठीक है, इस मुनाफे का यूज कैसे करना है आप समझ रहे हैं यहाँ पे। गांधी जी कहते हैं कि मुनाफे का यूज आपको किस तरीके से करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि जो मुनाफा है ना, वो मुनाफा आपने किससे कमाया है? मुनाफा किससे कमाया है? मुनाफा आपने कमाया है लोगों से। ठीक है, किससे कमाया है? लोगों से। कहीं ना कहीं आपने प्राकृतिक संसाधन भी यूज करे हैं, तो प्रकृति से भी आपने मुनाफा कमाया है।
आपने प्रकृति से मुनाफा कमाया है और लोगों से मुनाफा कमाया है। तो एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए? उसने यहाँ पे जो भी उद्योगपति ने उद्योग से मुनाफा कमाया, उसने कुछ ऐसे तरीके बस अपनाए हैं, तरीके उसके हैं, लेकिन उसने जो संसाधन यूज करे वो प्रकृति के हैं। उसने जिनका धन, जिनके माध्यम से मुनाफा कमाया वो लोग हैं, जिनका उपभोग हुआ है वो लोग ही तो है। तो इनके माध्यम से मुनाफा कमाया है। अब यहाँ पे काम की बात ये है सर कि मुनाफा तो कमा लिया, अब आपके पास यहाँ पे खर्च क्या है, समझना पड़ेगा कि खर्च क्या है उस व्यक्ति के पास। तो खर्च को लेकर के दो बातें समझो। एक व्यक्ति खर्च को लेकर के दो चीजें लिखता है, एक तो होता है वो अपने दैनिक खर्च करता है, दैनिक खर्च, और एक होते हैं आपके ऐश आराम वाले खर्च, यानी आपके जो है ऐश्वर्य वाले खर्च, ऐश्वर्य मतलब लग्जरी वाले खर्च। तो एक व्यक्ति को गांधी जी कहते हैं अपने दैनिक खर्चों को प्राथमिकता देकर के सिर्फ पैसे को यही खर्च करना चाहिए। ऐश्वर्य वाला खर्च सबसे घिनौना होता है, सबसे घटिया होता है। ये क्या होता है? ऐश्वर्य वाला खर्च घटिया होता है, ये राक्षसों की प्रवृत्ति का होता है, और यही है उपभोक्तावादी संस्कृति जो कि पश्चिम सिखा रहा है हमें। ये भारत की संस्कृति नहीं है। उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है? चीजों को यूज करो, ऐशो आराम में रहो, ठीक है, एकदम भोगों में लिप्त रहो, संलिप्त रहो। ये भारत की संस्कृति नहीं है। अगर है भी तो यहाँ पे हमें इसको त्यागना चाहिए, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं आलसी, हमें बहुत ही एक नकारात्मक प्रवृत्ति का इंसान बनाती है, राक्षस प्रवृत्ति का इंसान बनाती है। हमें अपने सिर्फ दैनिक खर्च खर्च जो बिल्कुल अत्यंत आवश्यक वाले खर्च है ना, उन पे फोकस करना चाहिए। तो जो अत्यंत आवश्यक हो, मोर इम्पोर्टेंट, मोर नीडी वाले रिक्वायर हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जिनकी हो, उनको हमें पूरा करना चाहिए। उन खर्चों पे हमें पैसा खर्च या पैसा लगाना चाहिए। इन ऐश्वर्य वाले खर्चों पे मत करो पैसा खर्च, ठीक है? तो ये गांधी जी ने कहा। अब दैनिक खर्च में हम जनरली कितना पैसा खर्च करते हैं, चाहे उद्योगपति हो चाहे साधारण सा व्यक्ति हो, चाहे कोई उद्योगपति हो चाहे गरीब हो, ठीक है, कोई भी हो, सबके दैनिक खर्च होते हैं। वो दैनिक खर्च वो सबके समान ही होते हैं। एक व्यक्ति अगर गरीब है तो वो भी 5 से 6 रोटी खाएगा, ठीक है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो, 2-3 रोटी खा लेंगे। वही आप अमीरों में जाओगे तो वो भी यही 5 से 6 रोटी खा लेंगे, अधिकतम और खा लेंगे, एक साथ खा लेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं खाने का जो एक मात्रा है वो एक जैसी ही रहती है। पहनने के लिए कपड़े ही पहनते हैं वो, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं सोने के आभूषण इतने ज्यादा पहनते हो, दिन रात सोने के आभूषण से ही उनकी ठंड मिटती हो या उनकी गर्मी मिटती हो, इस तरीके के आभूषण या इस तरह के कपड़े पहनते हो, ऐसा तो नहीं, नहीं। कपड़े वो ही पहनते हैं, हाँ क्वालिटी में अंतर हो सकता है, ब्रांड में अंतर हो सकता है, ठीक है। तो ब्रांडों को लेकर के हाँ लोगों में एक लग्जूरियस ऐश्वर्य वाली भावना होती है। तो ब्रांड के अगर आप हटा दो पॉइंट वहां पे, तो कहीं ना कहीं कपड़ों का जो मूल्य है काफी हद तक समान ही रहेगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। कॉटन के कपड़े आप खरीद रहे हो, कॉटन कपड़े गरीब खरीद रहे हैं या फिर अमीर खरीद रहे हैं, सब बराबर ही रहेंगे। थोड़ा सा अंतर है, हो सकता है 1000 या 1,00,000 का भी अंतर हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 1000 का, 1000-2000 का अंतर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उद्योगपति और गरीब को लेकर गांधी जी कहते हैं कि सब समान ही है, मुख्य रूप से समान दैनिक खर्च रखते हैं। अब ऐसे में समान दैनिक खर्च रखते हैं तो हमें यहाँ पे देखना ये चाहिए कि दैनिक खर्च सबके समान है, लेकिन इनके पास जो उद्योगपति है ना, इनके पास एक्स्ट्रा कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। क्या हो गया है? एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा हो गया है, इन्होंने मुनाफा कमा लिया है। और किससे कमाया है? जनता से और प्रकृति से। तो इनका कर्तव्य क्या होना चाहिए? इनका कर्तव्य होना चाहिए कि इनको वापस से, इनको वो कर्तव्य निभाना चाहिए, वापस से वो कर्तव्य हेतु, वो कर्तव्य के रूप में वो पैसा किसको दे देना चाहिए? वो पैसा कर्तव्य के रूप में उसी प्रकृति को, प्रकृति के विकास, प्रकृति के संरक्षण और गरीबों के कल्याण में खर्च कर देना चाहिए। गरीबों के कल्याण में खर्च कर देना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप है या विकसित है वो नहीं चाहते आपका पैसा, लेकिन गरीबों को बहुत रिक्वायरमेंट है आपके अतिरिक्त धन की। तो अतिरिक्त धन आप क्या कर दो? दान कर दो। ये गांधी जी का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त धन का सिद्धांत भी कह सकते हैं उसको। जैसे मार्क्स का है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वैसे अतिरिक्त धन का सिद्धांत यहाँ पे ट्रस्टीशिप सिद्धांत को कह सकते हैं कि इसमें अतिरिक्त धन को क्या किया जाता है? गरीबों में परोपकार में खर्च कर दिया जाता है। जैसे आपने वर्तमान समय में CSR का नाम सुना होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व इसको कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफा का 2% क्या करती हैं? परोपकार, कल्याण, प्रकृति, पर्यावरण पे खर्च करती हैं, कि जिससे कमाया है उसका इतना हिस्सा इनको जाना चाहिए। जैसे स्कूल कॉलेजेस में हमने फ्री शिक्षा दिलवा दी कुछ गरीब बच्चों को, पेड़ पौधे का प्लांटेशन करवा दिया, उनका संरक्षण करवा दिया, कुछ हमने एनजीओ में फंड दे दिया। तो इस तरीके की चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये व्यवस्था हमारे देश में ट्रस्टीशिप के अंतर्गत आती है। हमारे दिमाग में बैठ गया है कि हाँ, अधिक हमारे पास अगर कुछ जो है धन इकट्ठा हो गया तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको अनोखा आर्थिक विचार दिया है, उसमें पूंजीवाद समाजवाद के बीच में एक रास्ता इन्होंने निकाल करके दिया है। अब देखो गांधी जी के अगर ये विचार हम देखें, गांधी जी के अलावा हम अगर मार्क्सवाद का विचार देखें, तो मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवादी यहाँ पे कहेंगे
कि जो उद्योगपति है उस उद्योगपति को लेकर के क्या कहेंगे दोनों, ठीक है। उद्योगपति को लेकर के मार्क्सवादी कहेंगे उसकी संपत्ति छीन लो, क्या करेंगे, संपत्ति पूरी की पूरी छीन लो, पूरी की छीन लो, उसका खत्म कर दो उसको, ठीक है, उसको मार डालो, उससे संघर्ष करो, संपत्ति छीनो, संघर्ष करो, ठीक है, ये काम बोलने की बात करते हो। फिर पूरी संपत्ति छीन करके क्या करो, कब्जा कर लो। जबकि यहाँ पे पूंजीवादी क्या कहेंगे, पूंजीवादी कहेंगे उस उद्योगपति को भी जितना मुनाफा कमाना है कमाने दो, कोई रोक टोक नहीं होगी, कमाना है चाहे जैसे कमाना है, चाहे जो टैक्टिक्स यूज करना है, जो किसी को धोखेबाजी से कमाना है तो वो भी कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, संपत्ति छीनने की बात करेंगे, संघर्ष की बात करेंगे। मार्क्सवादी ये मतलब विरोधी है, मार्क्सवादी क्या है, उद्योगपतियों के विरोधी हैं, उद्योगपति आधारित व्यवस्था के विरोधी हैं। जबकि पूरे समर्थक कौन है, पूंजीवादी हैं, ये समर्थक हैं, ये कहीं ना कहीं उन पर उनको बल देने की बात करते हैं, उनको सपोर्ट देने की बात करते हैं। गांधी जी कैसे, गांधी जी संतुलित अवस्था में, गांधी जी कहेंगे ना उनकी संपत्ति छीनो और ना उनको इतने अधिकार दे दो कि वो पूरे के पूरे जो है समाज, पूरी व्यवस्था पूरे के पूरे लोगों पर कहीं ना कहीं हावी हो जाए, उनका शोषण कर डाले। तो पूरे पूंजीवादी भी नहीं गांधी जी और पूरे समाजवादी, वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। और वो यहाँ पे संपत्ति का मालिक कोई व्यक्ति को नहीं कहते हैं बल्कि ईश्वर को बोलते हैं। और ईश्वर के माध्यम से कमाई गई जो संपत्ति होती है उस पर लोगों के पास क्या होना चाहिए, उनको खर्च होना चाहिए परोपकार में। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का स्वामी नहीं बल्कि एक ट्रस्टी होना चाहिए। वो अपने आप को बस उसका कुछ समय का रक्षक समझे कि रक्षा करने के लिए उसको ये मौका मिला है, अपनी जरूरतों को वो जितना रखना चाहिए रख लेगा, उतना ही लेना चाहिए उसको जितनी जरूरतें पूरी हो जाए, और वो बाकी धन उसको समाज के कल्याण में खर्च कर देना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था उनका, कि अमीर और गरीबों के बीच में खाई जो है ना, और कहीं ना कहीं जो खाई बनी है वो खाई हमें कैसे दूर करना है। तो मार्क्सवादी कहते हैं इसको हिंसा से दूर करो, इसको वर्ग संघर्ष से दूर करो। गांधी जी कहते हैं नहीं, वर्ग संघर्ष नहीं करना है, शांति से प्यार से उनसे बात करना है और उनके हृदय परिवर्तन का वेट करना है। वो हृदय परिवर्तन जैसी होगा तो वो खर्च कहाँ कर देंगे, वो जनता के कल्याण में खर्च कर देंगे। तो ये व्यवस्था गांधी जी बात करते हैं, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम गांधी जी के इस ट्रस्टीशिप सिद्धांत को डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, क्या कहने की कोशिश करते हैं। जो उनकी सत्य के प्रयोग वाली किताब है उसमें क्या लिखा हुआ है इसको लेकर के समझना है इसको। द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप इज क्लोजली related to the social responsibility of businesses। बिजनेसेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अपना एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में इस पैसे, इस बिजनेस से कमाए गए मुनाफे को खर्च करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, ऑल बिजनेसेस फर्म्स मस्ट लाइक बी अ ट्रस्ट। सभी बिजनेसेस फर्म्स को एक ट्रस्ट के रूप में काम करना चाहिए। ट्रस्ट मतलब होता है कि जो भी आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाया है, जो भी आपने मुनाफा कमाया है, उसको वापस से उसी समाज में, उसी जनता में, उसी लोगों में बांट दो जिनसे आपने कमाया है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे होती है। ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म मस्ट बी हेल्ड बाय अ ट्रस्ट। जो भी पैसे, जो भी धन, जो भी मुनाफा इस बिजनेस का होता है उसको एक ट्रस्ट के रूप में यहाँ पे रखना चाहिए। एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोशल, और समाज के कल्याण में इसको करना चाहिए यूज। द फर्म मस्ट कीप ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट। और उस फर्म को, जो भी ट्रस्ट के रूप में वो बिजनेस काम कर रहा है, वो ट्रस्ट के रूप में अगर काम कर रहा है तो उसको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अपना जो पैसा है वो अपने पास रखना चाहिए। और बाकी द ऑनरेबल लाइवलीहुड ऑफ इट्स ओनर्स, और वो इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अपने ओनर्स का जो लाइवलीहुड यानी आजीविका चलती रहे, दैनिक खर्च उसके चलते रहे। द रिमेनिंग मतलब बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बाकी बचे हुए ईच एंड एवरी पार्ट्स को आपको खर्च कर देना चाहिए सोसाइटी पर ही, ये कहा गया है यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा। कितने अच्छे विचार है यहाँ पे, कि अगर आपको संघर्ष भी नहीं करवाना है और यहाँ पे उद्योगपतियों को भी बढ़ावा देना है कि कहीं ना कहीं वो भी अपना बिजनेस वहां पे बंद न कर दें, वरना हमारे देश की अर्थव्यवस्था ही ठप पड़ जाएगी, उत्पादन होना ही बंद हो जाएगा। और वो भी चलता रहे, एक तरफ हमारे गरीब भी, उनका भी कल्याण हो सके। तो यहाँ पे ट्रस्टीशिप जैसी व्यवस्था कितनी कारगर हो सकती है ये हमें समझ में आया। अब बात करते हैं स्वदेशी की। ऑलरेडी हम स्वदेशी की बातें वैसे कर चुके हैं। स्वदेशी मतलब क्या, स्वदेशी मतलब हम जब अपनी स्वदेश की चीजों का यूज करते हैं, अपने स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं का महत्व देते हैं। स्वदेशी मतलब ये नहीं होता है कि बस देश में जो चीजें हैं उनका देश में यूज कर लिया। स्वदेशी मतलब ये कि देश के लोगों के द्वारा बनाई गई चीजें, देश के अंदर बनी हुई चीजें, और देश के संसाधनों के माध्यम से बनी हुई चीजें, और देश के संसाधनों के माध्यम से बनी हुई चीजों का जो पूरा का पूरा मुनाफा है वो देश के लोगों तक पहुंचे, तो वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, क्या वो कहलाएगा यहाँ पे स्वदेशी। अब हो क्या रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी, वो आज के समय में भी कंपनियां क्या कर रही हैं, जापान की, अमेरिका की, ब्रिटेन जैसी कंपनियां
भारत में आकर के भारत के लोगों से काम करवाएंगी, भारत के लोगों का संसाधन यूज करेंगी, भारत के प्राकृतिक संसाधन का यूज करेंगे और भारत के लोगों से ही काम करवा देंगे, भारत में ही उत्पादन करवाएंगी और पूरा प्रॉफिट कहाँ ले जाएंगे, विदेशों में ले जाएंगे। यही तो हो रहा है। हम लोग जनरली समझते हैं भारत में उत्पादन हो रहा है, भारत के लोग कर रहे हैं, भारत का संसाधन यूज हो रहा है, लेकिन पूरा प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, विदेशों में जा रहा है। तो ये चीज भी नहीं होना चाहिए। तो देशी का मतलब देश में ही सब कुछ कंज्यूम हो, देश में उत्पादन हो, देश के संसाधन हो, देश के प्राकृतिक संसाधन हो, देश के मानव संसाधन हो, देश की जमीन पे वो संसाधन का उत्पादन हो, ठीक है, या फिर जो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं वो देश में ही बने, उत्पादन हो उनका, उनके द्वारा कमाया गया मुनाफा भी देश के लोगों को ही मिले। ये होता है स्वदेश। गांधी जी कहते हैं कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार नहीं होता है स्वदेशी, बल्कि एक सकारात्मक आर्थिक धर्म होता है कि अपने परिवेश, अपने पास के परिवेश की बनी वस्तुओं का उपयोग करना और दूर से आने वाली वस्तुओं को त्याग करना। खास तौर पे यहाँ पे कोशिश ये करना कि हमारे सामान को यहाँ पे हम पहली प्रायोरिटी दें, हमारे लोगों के द्वारा बनाई गई चीजों पर प्रायोरिटी दें, हमारे लोगों के द्वारा बनाई गई फैक्ट्रियों में बनी हुई चीजों को प्रायोरिटी दें, हमारे देश के लोगों के द्वारा यहाँ पे बनी हुई चीजों का मुनाफा भी उन लोगों तक ही पहुंचे, ये भी कोशिश करें हम। यदि हम अपने पड़ोसी यानी स्थानीय बुनकर कारीगर का सामान खरीदेंगे तो उसका घर चलेगा, इससे गांव का पैसा गांव में ही रहेगा। मतलब ये बात है, गांव का पैसा गांव, तो राज्य का पैसा राज्य, राज्य का पैसा राज्य, देश का पैसा देश में रहेगा। तो देश की अर्थव्यवस्था ही तो मजबूत होगी, देश की जीडीपी में ही तो बढ़ोतरी होगी। कोई बाहर की कंपनी हमारे देश से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के ले जाएगी, लेके जाएगी, तो किसको मुनाफा, किसकी जीडीपी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं जीडीपी का एक जो इम्पैक्ट वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे यहाँ से कमाएगा मुनाफा वो उस देश की जीडीपी भी तो बढ़ाएगा। तो समझने वाली बात ये है। एक और बात यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं, ये तो मैं बता भी चुका हूँ वैसे। गांधी जी कहते हैं कि अगर जैसे गांव के व्यक्ति से ही आप पड़ोस के व्यक्ति, गांव बोल दो या पड़ोस के व्यक्ति से ही कोई सामान खरीदोगे तो आपका एक सौहार्द वाला भाव बनेगा, ठीक है। एक क्या बनेगा, सौहार्द वाला भाव, उसको आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और जो भी कल के दिन आप भी उससे क्या कर पाओगे, अपनी आर्थिक गतिविधियां आप उससे बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति का बिजनेस धंधा जो है, बिजनेस है, व्यापार है, वो चलता रहेगा, कहीं ना कहीं बुनियादी स्तर पे चलता रहेगा। मन मुटाव क्या करते हैं, व्यापार को खत्म करते हैं। सहयोग, कहीं ना कहीं सौहार्द, समृद्धता कहीं ना कहीं इस व्यापार को बढ़ावा देती है। ये बातें हमें पता होना चाहिए। इसके बाद गांधी जी का यहाँ पे वैश्वीकरण को लेकर के थोड़ा विरोध है, ये बात आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, गांधी जी वैश्वीकरण को लेकर ये क्या सोचते हैं। तो गांधी जी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, देखो ध्यान से, वैश्वीकरण का क्या कर रहे हैं, विरोध। वे अंधाधुंध अंतरराष्ट्रीय व्यापार के खिलाफ थे क्योंकि इससे स्थानीय उद्योग नष्ट हो जाते हैं। अंधाधुंध जो उद्योग होते हैं, वो व्यापार जो होता है वो क्या करता है, स्थानीय लोकल जो कुटीर उद्योग होते हैं, एमएसएमईज होते हैं, इनको खत्म कर देता है। एमएसएमई आप समझते हो, छोटे छोटे गाँव के उद्योग, छोटे छोटे गाँव की महिलाएं, पुरुष वगैरह, वो कारीगरी से कुछ ना कुछ अपनी शिल्प कला बनाते रहते हैं, उसको बेचते रहते हैं, तो उससे जो कमाई करते हैं वो छोटे कुटीर उद्योग होते हैं। तो उन्हीं को बढ़ावा देने की बात गांधी जी करते हो। वो कहते हैं वैश्वीकरण से इन सब का क्या होता है, विनाश हो जाएगा। खादी और चरखा की बात तो देखो एग्जाम में वैसे तो नहीं आएंगे, आपको पता है। खादी के माध्यम से वो बोलते हैं कि केवल कपड़ा नहीं होता है बल्कि ये आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये पूछा जा सकता है। खादी क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। और चरखा क्या है, चरखा उत्पादन के विकेंद्रीकरण के साधन था। विकेंद्रीकरण, उत्पादन का विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। किसी बड़ी फैक्ट्री में नहीं बल्कि हर घर में कहीं ना कहीं घर कपड़े बनने चाहिए। कपड़े जनरली क्या थे उस टाइम पे, ब्रिटेन की कंपनियों से, फैक्ट्रियों से बन के आ रहे हैं, तो बड़े महंगे होते थे, वो बहुत ही ज्यादा क्या होते थे, हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक भी होते थे, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो है रोजगार जा रहा था और यहाँ की लोकल संस्कृति जो का पहनावा के लोकल लेकर के थी वो भी खत्म हो रही थी। एक एलिटिज्म बढ़ रहा था, अभिजनवादी व्यवस्था बढ़ रही थी, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे एक चीज सामने आती है कि लोगों के पास क्या है, कुछ वर्ग के पास वो कोट पैंट टाई वाई पहनने के पैसे नहीं है, वो कुछ लोग यहाँ पे कोट पैंट पहन के टाई वाई पहन के वो एक तो अभिजनवादी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, कोट टाई वाली सूट बूट वाली संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो देश में एक वर्ग जो है बहुत पिछड़ रहा है, एक वर्ग बहुत आगे बढ़ रहा है। तो हमें समानता लाना है, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हर एक वर्ग के पास एटलीस्ट पहनने को कपड़े हों। तो हर घर में चरखा चलना पड़ेगा, ठीक है, चलाना पड़ेगा, तो हर घर सशक्त होगा, पहनने को कपड़े होंगे, साथ में वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ा पाएगा, ठीक है। चरखा एक प्रकार से कह सकते हैं जनता के उत्पादन, प्रोडक्शन बाय मासेस का साधन था, ना कि भारी उत्पादन, मास प्रोडक्शन था। यह भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में बेरोजगारी मिटाने का एकमात्र तरीका था, ठीक है। बेरोजगारी को खत्म करने का तरीका था, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब शारीरिक श्रम यानी रोटी के लिए श्रम की बात आती, ब्रेड लेबर, ठीक है। ये विचार टॉल्स्टॉय और रस्किन ने दिया था, ये बात हमें पता होनी चाहिए। शारीरिक श्रम को लेकर के टॉल्स्टॉय भी बोलते हैं कि एक व्यक्ति का जो अगर जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, तो वो अपने काम खुद क्यों ना करे,
आपका अगर जन्म हुआ है इस धरती पर, आप हो आज इस धरती पे, तो आप दूसरों से काम क्यों करवा रहे हो? आपके हाथ भी है। अगर आप दूसरों से काम करवा रहे हो तो ये दिखाता है कि आप एक शोषणकारी प्रवृत्ति को आप बढ़ावा दे रहे हो। आप आज भी वही दास प्रथा, आज भी वही गुलाम वाली प्रथा, आज भी वही सामंती सोच को रखते हो कि आप कहीं न कहीं बड़े हो, ताकतवर हो, पैसे कमाते हो, आप किसी को गुलाम भी रख सकते हो, किसी को घर में नौकर भी रख सकते हो। तो ये संस्कृति सही नहीं होती है। गांधी जी कहते हैं यहाँ पे टॉल्स्टॉय की बातों को, यहाँ पे रस्किन की बातों को आधार मानते हुए कि हर व्यक्ति को अपने भोजन के बराबर शारीरिक श्रम भी करना चाहिए, और चाहे कोई बुद्धिजीवी, डॉक्टर, वकील ही क्यों ना हो, अमीर ही क्यों ना हो, पसीने बहा कर कुछ ना कुछ उसको उत्पादन करते रहना चाहिए। उस श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर बढ़ती है। हर व्यक्ति अगर काम अपना खुद करेगा, खाना बनाने से लेकर के हर काम, झाड़ू पोछा, ठीक है, अपना जो भी दैनिक दिनचर्या वाले काम, पशुओं को चराने से लेकर के, घास काटने से लेकर के, ठीक है, और ये झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, इन सब के काम वो खुद करेगा ना, तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि काम का महत्व कितना होता है। एक जो पसीना बहा करके जो डिग्निटी ऑफ लेबर पैदा होगी ना, कि ये श्रम जो है ना, इसकी गरिमा कितनी है, इसकी डिग्निटी कितनी है, वो कहीं ना कहीं लोगों में एक डेवलप होगी, विकसित होगी। ये चीज है। इसके बाद आता है गांधी जी का विचार मशीनीकरण, मशीनरी को लेकर के, औद्योगिकरण को लेकर के, व्यूज ऑन मशीनरीज। गांधी जी कहते हैं कि मशीन विरोध, जो मशीन है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मशीन विरोधी थे गांधी जी। मशीनों का हद से ज्यादा यूज, या मशीनों का ज्यादा यूज, या फिर एक प्रकार से मशीनों का यूज करना ही बेकार है। ये करता क्या है, पूरी तरीके से ये जो है ना, मानव के अधिकारों का हनन करने वाला है। सबसे पहला तो रोजगार का अधिकार, दूसरा है मानव की जो बौद्धिक एक सोच है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे कमतर समझना, और एक मशीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। मशीन को ज्यादा हम भरोसे में लेते हैं, विश्वास में लेते हैं, एक मानव को कम विश्वास में लेते हैं, तो क्या होगी, एक मानव दूसरे मानव पर भरोसा नहीं करेगा, तो मानव के बीच में जो गैप है, एक जो अंतराल है, वो और बढ़ेगा। एक समाज में अंतराल बढ़ेगा, तो समाज में अंतराल बढ़ेगा, तो मानव में एक जो है वो एक दूसरे को समझ विकसित करने की, जो एक साथ मिलकर के रहने की जो प्रवृत्ति है, वो खत्म होगी। एक साथ मिलकर के रहने की जो प्रवृत्ति खत्म होगी, तो इससे क्या होगा, मनमुटाव बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा, बेमनस बढ़ेगा, मतभेद बढ़ेगा। ये चीज नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी का जो बात है वो गहराई में, डेप्थ में है। मशीन बस ऊपर ऊपर से नहीं सोचना है कि बस रोजगार चला जाएगा। गांधी जी ये नहीं कहते कि रोजगार चला जाएगा, ये तो कहते ही है। इसके अलावा कहते हैं कि यहाँ पे मशीनों को ज्यादा महत्व देना मतलब ये होता है कि इंसानों को महत्व कम देना। इंसान को महत्व कम देना मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप दैनिक दिनचर्या में इंसान को महत्व नहीं दे रहे हो, तो आप दैनिक दिनचर्या में क्या कर रहे हो, उसको पीछे छोड़ रहे हो। मशीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो पिछड़ रहा है, आर्थिक रूप से उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, वो मनमुटाव अलग से पैदा हो रहा है उसको आपके प्रति। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए वो मशीनों के विरोधी थे, और इंसानों का काम छीन लेगा, ये भी है, और बेरोजगारी बढ़ाएगा, और साथ में एक वैमनस्य की भावना बढ़ाएगा। मानव और मानव में, ठीक है, मानव और मानव में क्या होगा, टकराव बढ़ेगा, ठीक है, मानव और मानव में टकराव बढ़ावा देगा ये मशीनों का उपयोग, ठीक है। ये हो गया। वे उन छोटी मशीनों के समर्थक थे, बट छोटी मशीनों के समर्थक थे जो इंसान की मेहनत को कम करें, लेकिन उन्हें बेरोजगार ना करें। बेरोजगार अगर कोई मशीन कर रहा है, तो मानव के अंदर एक मानसिक जो एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। उसको बुरी आदतों की तरफ, बुरे अपराधों की तरफ भी ले जाता है, तो ऐसे में समाज विकृत होता है, समाज बर्बाद होता है हमारा, ठीक है। चोरी, अपराध, ठीक है, ये सब हत्याएं वगैरह बढ़ती हैं, तो इन सब चीजों को रोकना चाहिए। हाँ, उतनी मशीनों का यूज करें जो हमारे लिए कहीं कहीं यहाँ पे यूजफुल हो, हमारे काम को कम करे। रोजगार न छीने। सिलाई मशीन, चरखा, ये सब हमें मशीनें यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद गांधी जी कहते हैं, मैं मशीनों के खिलाफ नहीं हूँ, मशीनों के प्रति पागलपन के खिलाफ हूँ, और मशीनें इंसान के लिए होनी चाहिए, इंसान मशीनों के लिए नहीं होना चाहिए। जरूरत हमें इसलिए है मशीनों की, क्योंकि हमें जरूरत है मानव का काम कम कर सके। ऐसा नहीं कि मानव को काम से ही निकाल दे, ये मशीनों का यूज सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद गांधी जी बोलते हैं, आवश्यकता का न्यूनीकरण होना चाहिए। लोगों में क्या है, लोगों में बहुत ज्यादा इच्छाएं पैदा हो रही है, इच्छाएं हावी है, ठीक है। गांधी जी कह रहे हैं कि इच्छाएं बहुत है, तो हमारी पृथ्वी क्या कर सकती है, हमारी पृथ्वी या प्रकृति उनकी पूरी पूर्ति भी कर सकती है, प्रकृति या फिर पृथ्वी क्या कर सकती है, पूर्ति भी कर सकती है। पूर्ति क्या हो सकती है, संभव हो सकती है, बट लेकिन लेकिन पूर्ति संभव है किन की, इच्छाओं की, जो कैसी है, संतुलित है, ठीक है, संतुलित है। लेकिन लालच, ठीक है, जो इंसान की लालच है, लालच भरी आवश्यकताएं, असंतुलित या अनियमित, ठीक है, असंतुलित बोल दो या अनियमित बोल दो, ये जो इच्छाएं है ना, ये इनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। लालच है,
असंतुलित इच्छाएं हैं, ठीक है, इच्छाएं हैं, इनकी पूर्ति मानव कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है, ये प्रकृति पूरा नहीं कर सकता है, प्रकृति पूरी नहीं कर सकती है, ना तो हमारी प्रकृति ना ही हमारी पृथ्वी इन इच्छाओं की पूर्ति करने में संभव है, ये पूर्ति करने में असंभव है, या असंभव है, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से जो है पूर्ति करने में क्षमतावान नहीं है, ठीक है, क्षमताहीन है, ठीक है, तो पूरी करने में क्षमता ही नहीं, मतलब ऐसे में तो पूरी हम पृथ्वी को निचोड़ ही लेंगे, पूरी पृथ्वी का तो बर्बाद ही कर डालेंगे अगर हमने इस प्रकार की लालच भरी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे रहे, तो इसको हमें नियंत्रित करना चाहिए। तो गांधी जी ने यही तो बोला कि हमारी इच्छाएं, हमारी जो आवश्यकताएं है वो क्या होना चाहिए, उनका न्यूनीकरण होना चाहिए। इच्छाएं अनंत है, लेकिन गांधी जी का विचार कहीं ना कहीं यहाँ पे अलग था। वो कहते हैं कि यहाँ पे हमें अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन का सिद्धांत अपनाना चाहिए, कि मनुष्य को अपनी जरूरत कम करनी चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए, जिससे वही इच्छाएं क्या होंगी, नियंत्रित होंगी, जीवन, प्रकृति, पर्यावरण, पृथ्वी सब संरक्षित रहेगा। कहते हैं धरती के पास सबकी जरूरतें नीड को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के लालच को यानी ग्रीड को पूरा करने के लिए क्या है, कोई उनके पास यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। सतत विकास की बात कर रहे हैं वो एक प्रकार से, कि आप ग्रीड के चक्कर में सभी संसाधनों का यूज करोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी का विनाश तय है, पक्का है। ग्राम स्वराज को लेकर के देखो क्या विचार है, ऑलरेडी हम ये राजनीतिक रूप से पढ़ चुके हैं। ग्राम स्वराज में वो ये कह रहे हैं कि हर एक ग्राम जो है स्वराज को प्राप्त हो, हर गांव क्या हो, गांव में एक स्वराज की व्यवस्था हो। स्वराज मतलब क्या, वहां पे वो आत्मनिर्भर हो जाए, वो हर काम में आत्मनिर्भर हो जाए। आत्मनिर्भर मतलब ये नहीं होता है सिर्फ आप राजनीति में आत्मनिर्भर हो जाओ, या घर में अपने घरेलू कामों में आत्मनिर्भर हो जाओ, आप समाज में आत्मनिर्भर हो जाओ, ठीक है, समाज में आर्थिक गतिविधियों में आत्मनिर्भर हो जाओ, राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाओ, हर एस्पेक्ट में राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर मतलब अपने गांव के फैसले गांव के लोग ही कर ले। आर्थिक आत्मनिर्भरता मतलब आर्थिक उत्पादन भी आप खुद ही करो। सामाजिक आत्मनिर्भरता मतलब ये है कि सामाजिक जो रीति रिवाज है, सामाजिक परंपराएं हैं, उनमें जो हस्तक्षेप है वो बाहरी लोगों का ना हो, विचारधारात्मक हो, संस्कृति की पर आधारित हो, पहनावा को लेकर के हो, खान पान को लेकर के हो, वो आपके ऊपर बाहरी प्रभाव ना पड़े, आपके खुद के जो पुराने जमाने के नियम कायदे परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपकी वास्तविक व्यवस्था है, वो आपकी चली आ रही आदिकालीन परंपराएं हैं, वो आपको कहीं ना कहीं जो है सर्वोत्कृष्ट विकास की तरफ ले जाएंगी। हाँ, वो शोषणकारी परंपराएं नहीं होना चाहिए, रूढ़िवादी परंपराएं नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ख्याल उन्होंने रखा है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि गांधी जी यहाँ पे हर गांव आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, अपनी जरूरतों का यहाँ पे चाहे अनाज है, कपड़ा है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे खुद उगाना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे सब्जी वगैरह यहाँ पे खुद उगाना चाहिए, सब्जी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ खुद उगाना चाहिए, उसके बाद उसका उपयोग करना चाहिए। शहरों का विरोध करते हैं, शहरों को वो एक ऐसे केंद्र के रूप में मानते हैं कि शहर क्या होते हैं, शहर होते हैं औद्योगिकरण का केंद्र, जहां पे क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, शोषण को यहाँ पे क्या है महत्व मिलता है, शोषण करने के लिए ही लोग वहां पे रहते हैं। कैसे एक व्यक्ति से ज्यादा काम करवा ले, ज्यादा मुनाफा कमा डाले और उसको बर्बाद कर दे, मतलब उसका शोषण करने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं शहर। गांव ही होता है गणतंत्र, जहाँ एक्चुअल में एक गांव में ही एक इंसान की जो कीमत है, वैल्यू है, वो समझ में आती है। शहरों की लाखों की भीड़ में एक व्यक्ति की कीमत कोई नहीं है, गांव की हजार या सैकड़ों की भीड़ में हर व्यक्ति की कीमत पता चलती है। एक व्यक्ति गुजर जाता है ना गांव का, तो सब पूरे गांव के इकट्ठे लोग हो जाते हैं एक साथ। और शहर में मर जाए बगल का या पड़ोस का व्यक्ति भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, हम तो सुबह काम पे जाएंगे, कोई काम वाम नहीं छोड़ता अपना व्यक्ति, क्योंकि काम पे जाएंगे तभी तो रोजगार आएगा। तो हर व्यक्ति शोषण करवा रहा है अपना, दूसरा का भी कर रहा है, शहर ये है। शहर में क्या है, हर व्यक्ति अपना भी शोषण करवा रहा है और दूसरों का भी शोषण कर रहा है, ये है शहर। तो शोषण करता और शोषण ठीक है, करता भी है और ग्राही भी है, शोषण ग्राही भी है और शोषण करता या प्रदाता भी है। अब एक प्रकार से गांधी जी और अन्य विचारधाराओं का हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि गांधी जी की विचारधारा सामाजिक सामाजिक संदर्भ में अलग कैसे हैं, अलग अलग विचारधाराओं से। तो हम पूंजीवाद को लेकर के, समाजवाद को लेकर के और गांधीवाद को लेकर के कुछ अंतर देखेंगे। गांधीवाद ये है, गांधी जी के विचार हैं यहाँ पे मिलेंगे कार्ल मार्क्स के विचार मेनली, और यहाँ पे मिलेंगे आपको पूंजीवादी यानी लॉक के या फिर एडम स्मिथ के विचार, ठीक है, एडम स्मिथ मिलेगा आपको यहाँ पे और लॉक के विचार। तो आप लॉक को, एडम स्मिथ को याद रखना यहाँ पे। सबसे पहले हम संपत्ति को देखेंगे, फिर उत्पादन को देखेंगे, फिर प्रेरणा को देखेंगे, परिवर्तन का साधन देखेंगे, फिर केंद्र देखेंगे। सबसे पहले संपत्ति का स्वामित्व के लेकर के हम बात करें तो पूंजीवाद निजी व्यक्ति को यहाँ पे संपत्ति का मालिक बताते हैं।
समाजवादी राज्य और सरकार, राज्य के नियंत्रण की बात करते हैं, राज्य नियंत्रण की बात करते हैं, ठीक है, याद रखना, इसलिए सरकारी नियंत्रण ज्यादा होता है समाजवादी मार्क्सवाद में। ईश्वरीय समाज नियंत्रण, ट्रस्टीशिप, यहाँ पे ईश्वरीय समाज हिंदी में वाला मत याद रखना, ट्रस्टीशिप यानी कि आप न्यास का, यहाँ पे क्या होना चाहिए, न्यासिता होना चाहिए। एक व्यक्ति मालिक जरूर है लेकिन वो अपना मालिकाना हक मत जताए। गांधी जी अपना ये गांधीवादी सिद्धांत में संपत्ति के मालिक में ये कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास संपत्ति है लेकिन वो अपने आप को मालिक अनुभव न कराए, मालिक फील मत करे, वो बस अपने आप को न्यास कहे, ट्रस्टी है वो, सिर्फ उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, अपनी संपत्ति देनी पड़ेगी कल्याण के लिए। उसके बाद उत्पादन का तरीके को लेकर के भारी मशीनें पूंजीवादी कहेंगे, भारी मशीनें समाजवादी भी कहेंगे, लेकिन जनता द्वारा उत्पादन करने की बात गांधी जी करेंगे। ये बात है तुम्हें सिखाना मेरा क्या है, परम उद्देश्य है। प्रेरणा को लेकर के गांधी जी, या माफ कीजिएगा यहाँ पे पूंजीवादी कहेंगे मुनाफा जरूर होना चाहिए। पूंजीवादी आर्थिक उत्पादन में सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, मुनाफा देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं। सामाजिक न्याय देखते हैं कौन, समाजवादी। और गांधी जी क्या करते हैं, सेवा और नैतिकता का भाव देखते हैं, सेवा और नैतिकता होना चाहिए सबसे ज्यादा। एक व्यक्ति मोटिवेट कब अपने आप को फील करेगा, एक समाज, एक अर्थव्यवस्था मोटिवेट कब फील करेगी, पूंजीवादी कहेंगे जब प्रॉफिट होगा, समाजवादी कहेंगे जब सामाजिक न्याय होगा, सोशल जस्टिस होगा, मतलब शिक्षा समानता सभी को, स्वास्थ्य वगैरह सभी को मिल पाए। गांधी जी कहेंगे जब सभी जगह आदर्श नैतिकता मूल्य, ठीक है, ये सब आ जाएंगे, सेवा भाव आ जाएगा, तब जाकर के क्या होगा, मोटिवेशन आएगा। परिवर्तन का साधन क्या है, बाजार और प्रतिस्पर्धा परिवर्तन लाते हैं, खूनी क्रांति परिवर्तन लाती है। और गांधी जी कहते हैं परिवर्तन तो सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, हृदय परिवर्तन और सत्याग्रह से। तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन के लिए बात करते हैं, यहाँ पे बाजार प्रतिस्पर्धा लड़ो, प्रतियोगिता करो, और यहाँ पे वर्ग संघर्ष, खून बहा दो, यहाँ पे शांति, ठीक है, सद्भाव, हृदय परिवर्तन, ठीक है, बस वेट करो, ठीक है, इसकी बातें हो रही है। केंद्र में क्या रखा है गांधी, यहाँ पे पूंजीवाद ने तो शहर और फैक्ट्रियों को, यहाँ पे भी शहर और फैक्ट्रियों, गांधी जी ने यहाँ पे केंद्र में किसको रखा है, गांव और कुटीर उद्योगों को, ठीक है। इसके बाद बाकी और हम करेंगे, यहाँ पे थोड़े से और है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे गांधी जी और मार्क्स के बीच में तुलना, ठीक है, गांधी जी और मार्क्स के बीच में तुलना क्या है, या अंतर क्या है। तो साधन और साध्य को लेकर के आपको पता है गांधी जी दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। साध्य तो पवित्र होना ही चाहिए, साधन भी आपका पवित्र होना चाहिए। अगर बबूल का आप यहाँ पे बीज बोगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे, फूल नहीं मिलने वाले, फल नहीं मिलने वाले आपको। अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो साध्य ही साधन का औचित्य बताते हैं, अगर साध्य आपका ठीक है, लक्ष्य आपका ठीक है, तो साधन भी चलेगा या सही होगा। तो वो खूनी संघर्ष को यहाँ पे जरूर या साधन के रूप में लेते हैं, जो कि गांधी जी बिल्कुल खिलाफ है उसके। राज्य को लेकर गांधी जी के विचार क्या है, तो अदार्शनिक अराजकतावाद की तरफ बढ़ते हैं, यानी राज्य को खत्म करने की बात करते हैं, राज्य को समाप्त करने की बात करते हैं। लेकिन राज्य को पहले राम राज्य में बदलना पड़ेगा, राम राज्य में बदलना पड़ेगा, और फिर अराजकता लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, अराजकता लाना पड़ेगा, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये भी राज्य या अराजकता लाने की बात करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, ये करेंगे संघर्ष के माध्यम से। और गांधी जी कैसे करेंगे, ये करेंगे यहाँ पे शांतिपूर्ण नैतिकता आधारित करेंगे। संपत्ति को लेकर गांधी जी क्या सोचते हैं, न्यासिता की बात करते हैं, आपको पता है। और ये राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे, नहीं, राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए संपत्ति, राज्य नियंत्रण में। संपत्ति में प्राइवेट लोगों का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, उनकी संपत्ति खत्म कर दो, छीन लो उनकी संपत्ति, ये करता है मार्क्स। धर्म को लेकर के गांधी जी कहते हैं धर्म राजनीति में धर्म नैतिकता होना चाहिए, अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर बिना राजनीति के धर्म करोगे तो ये मृत्यु जाल बन जाएगी, ये लाइन याद रखना, बिना धर्म के राजनीति मृत्यु जाल के समान है। ये किसने ने कहा है, किसका स्टेटमेंट है, तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसलिए याद रखना। धर्म की इंपॉर्टेंस बताई और धर्म को यहाँ पे नैतिकता आधारित बताया है। इसके बाद धर्म जनता के लिए अफीम की बात, ओपियम की बात इन्होंने बोली है, और ये खत्म करना चाहिए। वर्ग संघर्ष को लेकर गांधी जी यहाँ पे रोकते हैं कि यहाँ पे वर्ग संघर्ष नहीं होना चाहिए, वर्ग सहयोग होना चाहिए। पूंजीपति अगर ज्यादा धनवान है तो उनकी संपत्ति छीनना जरूरी नहीं है, उनको और मजदूर को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, पूरक है एक दूसरे के, पंच निर्णय की से यहाँ पे सुलझाना चाहिए, विवाद यहाँ पे सुलझाने चाहिए। और गांधी जी ने यही बोला है कि जब शहर आधारित व्यवस्था होती है ना तभी ज्यादा शोषण होता है, जब गांव आधारित कुटीर उद्योग आधारित व्यवस्था होती है तो वहां पे कोई संघर्ष नहीं होता है, ना अमीर और गरीब वर्ग जैसा कोई खाई नहीं होती है, बुर्जुआ और सहारा वर्ग की कोई खाई नहीं होती है, सब समान होते हैं। तो गांव आधारित अगर कुटीर उद्योग आधारित व्यवस्था को अपना लेंगे ना तो ये व्यवस्था जो है समाजवाद आधारित, सही समाजवाद आधारित व्यवस्था बन जाएगी, और यही साम्यवाद समानता पर ले जाएगा, ठीक है। तो ये गांधी जी बोलते हैं कि इस वर्ग संघर्ष गांव में नहीं होता है, वर्ग संघर्ष कहाँ होता है, शहरों में ही होता है, क्योंकि शहरों में लोग एक दूसरे का क्या करते हैं,
शोषण करते हैं, शोषण। ठीक है, शहरों में नहीं होता, शहरों में होता है, गांव में नहीं होता। ये बात कहीं ना कहीं गांधी जी मानते थे। तो ये कहते थे, देखो, कार्ल मार्क्स कहते थे कि जिस देश में औद्योगिक क्रांति हो जाती है वहीं पर साम्यवाद आ सकता है। कैसे? वर्ग संघर्ष के माध्यम से। जब बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ सर्वहारा वर्ग लड़ेगा तभी कहीं ना कहीं साम्यवादी व्यवस्था आ सकती है। तो गांधी जी के, मतलब माफ कीजिए, मार्क्स क्या कह रहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण होना चाहिए, शहरीकरण होना चाहिए, तभी वर्ग संघर्ष होगा। वर्ग संघर्ष के बाद ही साम्यवादी व्यवस्था आ पाएगी। तो ये कार्ल मार्क्स एक प्रकार से शहरीकरण को बढ़ावा दे रहा है। कह रहा है फिर शोषण होगा, वो शोषण को भी बढ़ावा दे रहा है कि शोषण के बिना फिर संघर्ष कैसे होगा। लोगों को फील ही नहीं होगा कि हाँ उनको शोषण हो रहा है, तो वो संघर्ष क्यों करेंगे? सीधी सी बात है। तो उसका मेन मोटिव क्या है? संघर्ष होना जरूरी है। उसमें वो रास्ते क्या हो, शहरीकरण करना पड़े, औद्योगिकरण करना पड़े, प्रदूषण फैलाना पड़े, हमें चाहे हिंसा करना पड़े, शोषण करना पड़े, तो फर्क नहीं पड़ता। वर्ग संघर्ष उसका अंतिम उद्देश्य है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जरूरी बात बताई है। और गरीब और यहाँ पे अमीर के बीच में सुलह नहीं हो सकती, इस तरीके की बातें हुए। और मजदूरों को क्रांति करनी चाहिए बोला गया है। अब यहाँ पे एक और बात पढ़ेंगे गांधी जी और टैगोर के बीच में, जो कि आपसे पूछी जाती है कि उनके बीच में कुछ बहसें हुई थी। वो राष्ट्रवाद को लेकर के क्या बहस है? ज्यादातर देखो चीजों को लेकर के समान है, वो ज्यादातर चीजों को लेकर के समान है उनके विचार। कुछ जो असमान है वो मैं बताता हूँ, दो तीन पॉइंट। बाकी सभी आप समान उनको मानना, लेकिन वो दो तीन बातें जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछे जाने की संभावना है, तो वो सुन लो। पहली बात, हम समानता की करेंगे तो दोनों मानवतावादी हैं और भारतीय आजादी चाहते थे, स्वराज चाहते थे दोनों। ठीक है, तो स्वराज को लेकर के दोनों क्या है? समान है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें विरोधाभास, डिस एग्रीमेंट अगर जो है वो है राष्ट्रवाद को लेकर के। ठीक है, टैगोर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को संकीर्ण और स्वार्थी मानते थे। राष्ट्रवाद की विचारधारा को बोलते हैं कि संकीर्ण होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कोई अपने आप में कोई राष्ट्र प्रेम जैसा कुछ नहीं होता है, बस एक स्वार्थ पूर्ति करने का एक तरीका है। गांधी जी क्या कहेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है? एक अंतरराष्ट्रीयता की सीढ़ी है। अगर आपको अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व तक जाना है ऊपर, तो आपको विश्व कल्याण तक जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले देश में कल्याण लाना पड़ेगा, वो है राष्ट्रवाद से ही आएगा। और राष्ट्रवाद ही राष्ट्र प्रेम करना सिखाता है एक व्यक्ति को। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बहिष्कार को लेकर के 1920 में विदेशी कपड़ों की होली जलाने को लेकर के निष्ठुर बर्बादीवादी बात किसने कही थी? टैगोर ने कही थी। पूछ सकता है कि टैगोर जो है ये निष्ठुर बर्बादी का पॉइंट किसके द्वारा कहा गया? असहयोग आंदोलन के तौर पे, जब हमने 1920 में विदेशी कपड़ों को जलाया था, तो ये टैगोर जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा कि गरीबों के लिए कपड़े नहीं है, ये उनकी गुलामी की जंजीरें हैं। अगर इनको नहीं जलाया गया तो वो जंजीरों में जकड़े रहेंगे। मतलब एक प्रतीक है कि हाँ, यहाँ के उद्योग को चौपट कर दिया है, विदेशों से कपड़े बन के आ रहे हैं, ब्रिटेन से कपड़े बन के आ रहे हैं, वो भारत में लोग यूज कर रहे हैं, पहन रहे हैं, अपने को अभिजात बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा पश्चिमीकरण हो गया है। भारतीय लोगों की भारतीयता ही खत्म हो रही है। और भारतीयता क्या है? हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा ही खत्म कर दोगे तो हम कैसे जी पाएंगे? तो ऐसे में हमारे जो पिछड़े गरीब वर्ग हैं उनको कैसे यहाँ पे जीवन जीने का यहाँ पे जो है उद्देश्य मिलेगा? उनको उद्देश्य देना पड़ेगा, तो वो है हमें कपड़े जलाना ही पड़ेंगे। चरखे को लेकर के टैगोर कहते हैं कि चरखा चलाने से स्वराज नहीं मिलेगा, है ना। वो कहते हैं चरखा चलाने से कुछ नहीं होने वाला है, बुद्धि का विकास जरूरी है। और गांधी जी कहते हैं कि भूखे व्यक्ति के लिए रोटी ही भगवान है। चरखा उसे रोटी दे देगा तो फिर वो कुछ आगे चीजें सोच पाएगा। ये बात गांधी जी यहाँ पे कितनी गहराई से नोटिस करते हैं और किस मामले में यहाँ पे अलग अलग तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस मिलते हैं हमें देखने को। अब आप ये मत सोचना चरखा वगैरह पे क्वेश्चन आएगा क्या, ये बहिष्कार राष्ट्र। देखो, चरखे के माध्यम से आपको आर्थिक विचारों में एक अंतर देखने को मिल रहा है। गांधी जी आर्थिक विचारों को लेकर कितने प्रैक्टिकल हैं कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति निर्भरता खत्म होकर के आत्मनिर्भर होगा, तभी तो वो अंग्रेजों के खिलाफ बोल पाएगा। जैसे आज मैं सरकार की नौकरी करूं, ठीक है, मैं एग्जाम गुरुजी में यहाँ पे पढ़ाता हूँ, यहीं की बुराई कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मान लो अगर कोई कमी दिखती है, नहीं करना भी नहीं चाहिए, कमी दिखती है तो मुझे आइडेंटिफाई करना चाहिए, बताना चाहिए। अगर आप सरकार में आगे जाकर काम करोगे तो आप भी नहीं बोलोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, आप भी नहीं बोलोगे, मैं भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमें पता है अगर हमने बोला तो वहां पे हमारी नौकरी जा सकती है, सीधी सी बात है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति अगर सरकार के अंतर्गत या उनके तौर तरीकों के अंतर्गत बिल्कुल उन पर निर्भर होकर काम कर रहा है तो कभी बुरा नहीं बोलेगा सरकार के। लेकिन अगर जिस दिन आत्मनिर्भर बन गया वो, उस दिन वो खुल के विरोध कर पाएगा, वो खुल के स्वराज की मांग कर पाएगा। ये है गांधी जी के विचार, और ये नॉर्मल विचार नहीं है। और ये होगा चरखे जैसी चीजों से। छोटा सा चरखा है,
तो कुछ लकड़ियों को, 4-5 लकड़ियों को जोड़ना है, वो इसमें पहिए-नुमा संरचना बनाना है, उसको सूत काटना है, धागा बनाना है और धागे से कपड़े बुनना है, बस हो गया। एक तो आत्मनिर्भरता आ गई और खुद के 2-4 पैसे कमा लिए और पेड़ बढ़ गया और फिर अंग्रेजों के खिलाफ आप बात कर सकते हो, बोल सकते हो खुल के। ये बात होती है, ठीक है? ये व्यक्ति की जो है ना, पढ़े लिखे बौद्धिक विचारों से युक्त व्यक्ति ही सोच सकता है। गांधी जी, इसलिए गांधी जी इतने महान हैं क्योंकि वो एक प्रक्रिया, एक पूरे पूरे निरंतर क्रम से वो आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आप सीधा बोल दो कि देश के सभी लोग इकट्ठे हो जाएं और विरोध करें, अंग्रेजों को भगा दें, कोई नहीं आएगा आपके साथ, कोई नहीं आएगा। क्यों आएगा कोई? उनको पता है कि आज ये बोल रहा है, कल के दिन ये मर जाएगा या कुछ इसके साथ हो जाएगा, जेल में चला जाएगा, हमें रोजी रोटी कौन देगा? ये तो चला जाएगा। चलो, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके पास तो बहुत बड़े संसाधन है, अपने घर परिवार को चला लेंगे। हमारे पास क्या, हम क्यों नौकरी छोड़े, हम क्यों अंग्रेजों की वस्तुओं पर जो है उनको बर्बादी करें? हमारे पास तो वैसे ही पैसे नहीं होते इन वस्तुओं को खरीदने के, हम कैसे जला देंगे इनकी वस्तुओं को, बताइए? तो वो चीज हमें समझना पड़ेगा। वो तब जला पाएंगे जब हमारे पास कुछ हाथ में होगा पहले से, ठीक है? इसलिए चरखे जैसी चीजें हमें क्या है, एक मोटिवेशन देती हैं, एक प्रेरणा देती हैं। ये बात हमें पता होना चाहिए। गांधी जी को पता थी, इसलिए उन्होंने पहले लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। लोगों के पास पैसा आया, बोला अब तुम लड़ो अंग्रेजों के खिलाफ, मैं हूं तुम्हारे साथ नेतृत्व करने के लिए, लड़ो अब अंग्रेजों के खिलाफ। तो सभी ने धीरे धीरे हमने असहयोग किया, फिर सभी ने अवज्ञा किया, फिर भारत छोड़ो ये आंदोलन कर दिया। किसी से नहीं डरेंगे अब, ठीक है? तो ये बात हमें पता होना चाहिए। लास्ट में यहाँ पे महात्मा गांधी के बीच में अंबेडकर के बीच में एक डिफरेंस और देखेंगे। वैसे तो हमने पढ़ लिया है, ओवरऑल एक बेसिक एक रिवीजन टाइप का कर लेते हैं फटाफट। वर्ण व्यवस्था को लेकर के गांधी जी के विचार क्या है? तो वर्ण व्यवस्था को लेकर के समर्थक है, आदर्श श्रम विभाजन की बात बोलते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था आदर्श श्रम विभाजन है। फिर जातिवाद के विरोधी है वो। जातिवाद क्या होता है? जन्म के आधार पर बांटने का काम करता है, और जन्म के आधार पर बांटने का काम ये करता है कि छुआछूत बढ़ावा देता है, भेदभाव को बढ़ावा देता है, शोषण को बढ़ावा देता है। इसके विरोधी है वो। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर घोर विरोधी है वर्ण व्यवस्था की, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, श्रम विभाजन की हो, कोई भी हो, नष्ट करना चाहते हैं वो उसको कैसे भी करके। अछूत निवारण को लेकर के गांधी जी के विचार ये है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हृदय परिवर्तन का वेट करते हैं। हृदय परिवर्तन के बाद क्या होगा? देखो, जो निचले जाति के लोग हैं, निचले समझे जाने वाली जाति के लोग हैं, या फिर जो छुआ जिनके साथ छुआछूत हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। किसका? जो सवर्ण हिंदू है, ब्राह्मण हिंदू, पुरोहित हिंदू लोग हैं, जो ऊंची जातियों के हिंदू हैं, समाज के लोग हैं, उच्च जातियों के लोग हैं, उनके हृदय परिवर्तन का वेट करना चाहिए, गांधी जी बोलते हैं। तो गांधी जी इस मामले में थोड़ा ज्यादा ही आदर्शवादी हो गए हैं, और यहाँ पे पाप का प्रायश्चित वो करेंगे। धीरे धीरे हरिजन सेवक संघ के माध्यम से उनको उन्होंने इस तरीके से जागरूक करना शुरू भी किया, और बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। ऐसा भी नहीं है, साउथ इंडिया में हुआ है, नॉर्थ इंडिया में हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे अभी तक वर्तमान है, ये विद्यमान है छुआछूत की व्यवस्था। इसके बाद यहाँ पे बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि राजनीतिक अधिकार की बात करेंगे, कि अगर हमें अछूतों का निवारण करना है तो हमें कानून बनाना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा, और पृथक निर्वाचन भी देना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला, हृदय परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला। गांव की बात अगर हम करें, तो गांव को लेकर के गांधी जी यहाँ पे बिल्कुल क्या है, एक ग्राम स्वराज की बात करेंगे। अभी जो चीजें बता रहा हूँ, समानता वाली बातें तो नहीं है। आपको एक बात समझ में आ रही है? इन सब चीजों के लिए गांधी जी अलग सोचते हैं, अम्बेडकर बहुत अलग सोचते हैं, बहुत अलग है, उल्टे हैं, अपोजिट है यहाँ पे। ग्राम स्वराज के बिल्कुल समर्थक है गांधी जी, और भारत भारत गांव में बसता है, ऐसी लाइन बोल देते हैं गांधी जी। तो अम्बेडकर के दिल पे लगती है बात, कैसे बोल देते हैं गांधी जी गांव में बसता है। गांव आत्मनिर्भर ही और पवित्र होने चाहिए, जबकि अंबेडकर कहते हैं स्थानीयता का अड्डा ही ये गांव अज्ञानता, संकीर्णता, सांप्रदायिकता के अड्डे हो। दलितों के शहर, दलितों को अगर अपना उत्थान करना है ना, तो उनको शहर जाना ही चाहिए। शहरों में छुआछूत नहीं है, शहरों में क्या है, उत्थान के लिए बहुत सारे मौके, गांव में छुआछूत बहुत है, शोषण बहुत है। उसके बाद लोकतंत्र की बात करें, तो गांधी जी कहते हैं कि विकेंद्रीकरण यहाँ पे होना चाहिए, सत्ता गांव के पास होनी चाहिए। उसके बाद जो अम्बेडकर है वो कहते हैं संसदीय लोकतंत्र होना चाहिए, मजबूत संविधान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संसदीय लोकतंत्र चाहिए, और केंद्रीय कानून ही दलितों की रक्षा कर सकते हैं। गांधी जी संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ आपको पता है कितने थे, वहां बांझ वैश्या से तुलना कर देते हैं, जबकि अम्बेडकर इसके पक्ष में है। संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ जाकर के गांधी जी विकेंद्रीकरण की बात करेंगे, और विकेंद्रीकरण में ग्राम पंचायतों को ताकत देने की बात करेंगे। ग्राम पंचायतों को ताकत दोगे तो हमारे राज्य ताकतवर बनेंगे, राज्य ताकतवर बनेगा तो देश, देश ताकतवर बनेगा तो विश्व ताकतवर बनेगा। तो ये बात बोली है, और एक व्यक्ति का यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताया गया, व्यक्तिवादी है यहाँ पे।
जबकि यहाँ पे अम्बेडकर जो है वो क्या है, संसदीय लोकतंत्र की बात करेंगे, प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र की बात करेंगे, आरक्षण की बात भी करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आगे डिस्कशन होता है। उसके बाद उद्योगों को लेकर के क्या विचार है। अब हम जवाहरलाल नेहरू को लेकर के कुछ बातें पढ़ेंगे, ठीक है, गांधी जी के विचार जवाहरलाल नेहरू को लेकर के भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी जी कुटीर उद्योग को लेकर के यहाँ पे बात करते हैं, जबकि यहाँ पे भारी उद्योग की बात कौन करेगा, जवाहरलाल नेहरू करेंगे। ये सबकी सब क्या है, असमानताएं हैं, ठीक है, असमानताएं हैं जो अलग अलग विचारों, अलग अलग हम यहाँ पे लोगों के साथ कर रहे हैं। किसकी किसकी असमानता कर रहे हैं यहाँ पे, गांधी जी की असमानताएं, ठीक है, या भिन्नताएं उनकी जो अलग लोगों के साथ है, विचारकों के साथ जो अलग अलग भिन्नताएं हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। गांधी जी यहाँ पे हथकरघा उद्योग, कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, भारी मशीनों का विरोध करते हैं और छोटे उद्योगों की बात करते हैं। छोटे छोटे उद्योग होना चाहिए, हाथों से काम होना चाहिए। जबकि भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री, बांध, स्टील प्लांट, मशीनीकरण, ये सब का काम आपको पता है कि ये नेहरू जी ने करवाया था। पहली और दूसरी पंचवर्षीय, खासतौर पर दूसरी पंचवर्षीय योजना से देश के बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ। स्टील प्लांट, भेल, बड़े बड़े डैम बने, जो कहीं ना कहीं आगे क्या करते हैं, मशीनीकरण को, उद्योगीकरण को बढ़ावा देते हैं। आधुनिकीकरण को गांधी जी कहते हैं पश्चिमी सभ्यता के विरोधी हैं, और सादा जीवन और देश के भारतीय भारतीय देसी जीवन को बढ़ावा देने की बात करते हैं। भारतीय देसी जीवन, देसी मतलब जो गांव में जीवन जीते हैं ना, अपने काम खुद करो, पशुओं को भी पालो घर में। आप दूध लेते हो किसी बाहर से, क्यों लेते हो, आपको घर में पशु पालना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, आपको पुण्य भी मिलेगा और साथ में आप कहीं ना कहीं अच्छा जो है खान पान भी आपका हो जाएगा। तो इस तरह की बातें करते हैं गांधी जी। खुद एक बकरी पालते थे, उसका दूध निकालते थे वो, ठीक है, इस तरीके की अप्रोच उनकी होती थी। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी प्रबल समर्थक थे ये नेहरू जी हैं। गांधी जी राज्य की भूमिका को लेकर न्यूनतम राज्य की बात करते हैं। गांधी जी यहाँ, नेहरू जी यहाँ पे मजबूत केंद्र सरकार, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे। तो ये न्यूनतम राज्य और विकेंद्रीकरण, यानी सब में शक्तियों को बंटवारा कर दो, शक्तियां बांट दो। लेकिन ये कहते हैं नहीं, शक्ति बिल्कुल एक जगह केंद्र में इकट्ठी रहेगी। दृष्टिकोण को लेकर ये नीचे से ऊपर की ओर, बॉटम टू टॉप अप्रोच की बात करते हैं कि नीचे आप देखो कि प्रॉब्लम क्या है, लोगों को आखिर चाहिए क्या, नीचे जाकर देखो, लोगों को बात पास जाके भेज, देखो उनके गांव जाओ, उनके घर तक जाओ, फिर उसके बाद क्या करो, प्लान बनाओ, योजना बनाओ। लेकिन नेहरू कहते हैं, नेहरू की अप्रोच क्या रहती है, ट्रिकल डाउन थ्योरी या फिर बॉटम, टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी ऊपर जो फैसला ले लिया है वही सही है, क्योंकि जनता ज्यादा जानती नहीं है उनके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। जनता को विवेकशील नहीं मानते थे नेहरू जी, और यहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा क्या है, आर्थिक विचारों के लिए डिस्कशन यहाँ पे होता है। अब गांधीवादी विभिन्न विचारधाराओं में एक संश्लेषण अगर हम देखें, तो ओवरऑल हमने क्या सीखा, गांधी जी कैसे हैं, हमें क्या समझ में आया, हमारे इस चाहे राजनीतिक विचार हो, आर्थिक विचार हो, सामाजिक विचार हो, सबके माध्यम से हमें गांधी जी के मुख्य रूप से क्या हमें उनके जीवन चरित्र के बारे में पता चलता है, वो कैसे हैं आखिर, वो कौन है आखिर। वो है एक व्यक्तिवादी, क्या है वो, एक व्यक्तिवादी, इंडिविजुअलिस्टिक है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से व्यक्ति को, मानव को केंद्र में रख करके योजनाओं के निर्माण की बात की है। चाहे वो अर्थ की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो, हर जगह सर्वोदय की बात, सत्याग्रह की बात, हृदय परिवर्तन की बात करेंगे, हर जगह मानव कल्याण की बात करेंगे, मानव की आवश्यकताओं को यहाँ पे नियमित तरीके से पूर्ति करने की बात करेंगे, यहाँ पे मानव आधारित कल्याण, मानव आधारित यहाँ पे विकास की बात करेंगे, सतत विकास की बात करेंगे। और यहाँ पे आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से हम कहेंगे मानव आधारित व्यवस्था की बात करेंगे, क्योंकि मानव को या व्यक्ति को उन्होंने साध्य माना है और राज्य को साधन माना है उन्होंने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वो समाजवादी भी है, समाजवादी सोशलिस्टिक भी है, क्योंकि संपत्ति का उन्होंने, आपको पता है, संपत्ति के वितरण की बात उन्होंने की है, समान रूप से की है। चाहे आप राजनीतिक रूप से समाजवाद की बात देखो, जहाँ पे वो समानता की बातें करेंगे, राजनीतिक रूप से आपको समानता का विचार गांधी जी का आपको मिलेगा, आर्थिक रूप से आपको मिलेगा संपत्ति के यहाँ पे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मिलेगा, और सामाजिक रूप से आपको क्या मिलेगा, सामाजिक रूप से आपको मिलेगा जो सामाजिक न्याय है, ठीक है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, साथ में यहाँ पे कुटीर उद्योग वगैरह। और सबसे अच्छी बात है समाजवादी इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति, फिर उसके बाद परिवार, फिर उसके बाद समाज, फिर उसके बाद राष्ट्र, इसके निर्माण की बात करते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे आदर्शवादी भी है, वो बहुत हद तक समाज, व्यक्ति को वो आदर्श या नैतिक मूल्य आधारित बनाना चाहते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, ये उनका उद्देश्य है। और व्यवहारवादी भी है, प्रेगमेटिस्ट भी है, प्रेगमेटिस्ट भी है, वे जानते हैं कि पूर्ण अहिंसा संभव नहीं है और बेहतर कायरता से बेहतर हिंसा को चुना। देखो ये लाइन क्या कहती है गांधी जी की, कितनी बेहतरीन लाइन है। गांधी इस मामले में पता चलता है कि गांधी जी प्लेटो जैसे कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा आदर्शवादी नहीं है, वो एक लिमिटेड आदर्शवादी है।
वो व्यवहार में देखते हैं कि व्यवहार में हर जगह हिंसा अहिंसा अहिंसा को बोलते रहेंगे ना तो सही नहीं होगा। ठीक है, मान लो कोई सामने, अब तुम्हारे सामने कोई किसी की हत्या कर रहा है और तुम बोलोगे मैं उसको टच नहीं करूंगा, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये भी तो एक हिंसा है। नहीं भाई साहब, ये कायरता है, इसको अहिंसा के उसमें मत तोलो आप। ये कायरता है, और कायरता हिंसा से भी बड़ी होती है, कायरता हिंसा से भी बुरी होती है। कायरता और अगर हिंसा में चुनना हो तो किसको चुनना है? हिंसा को चुन लेना। कायरता और हिंसा में किसी को चुनना है तो हिंसा को चुन लेना। अगर एक सैनिक को बोला जाए कि तुम यहाँ पे हिंसा अहिंसा को चुनो, तो क्या वो अच्छा सैनिक बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। ऐसे में तो दुनिया की जो सुरक्षा व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। इसलिए गांधी जी बोलते हैं कि ये आदर्श व्यवस्था तभी संभव है जब हर एक व्यक्ति क्या सा हो जाएगा, अहिंसात्मक हो जाएगा। तुम्हारे अकेले के अहिंसात्मक हो जाने से तुम पूरा समाज नहीं बदल जाएगा। कोई तुम्हारे सामने अगर कोई बहुत ही गलत बुरे कृत्य कर रहा है, बहुत ही बड़ा गुनाह कर रहा है, तो तुम्हें उसको रोकना चाहिए। उसमें अगर हिंसा करना पड़े तो करो, कायरता मत दिखाओ। ये बात गांधी जी ने व्यवहारिक होके बोली है। व्यवहारिकवादी भी है तो व्यक्तिवादी, समाजवादी, आदर्शवादी और व्यवहारवादी भी है गांधी जी। ये है गांधी जी। तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। आखिर हमने गांधी जी को समझा, गांधी जी आखिर कौन है, गांधी जी कैसे हैं, और गांधी जी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारों को समझा। तुलनाएं हमने अलग अलग लोगों से की हैं, एक बार फिर से देखना सभी तुलनाएं। तुलनाओं से प्रश्न आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनो, बार बार वीडियोस को देखना, समझना, और डाउट आए तो डाउट भी पूछना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।